यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से कहीं और चलें उम्र भर के लिए। साए में धूप एक प्रसिद्ध गजल संग्रह के रचयिता श्री दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी गजल का अभ्यास आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बाढ़ की संभावनाएं। अर्थात बाढ़ आने वाली है। वैसे तो कहते हैं कि गजल की विषय वस्तु हमेशा एक ही होती है, या उसका भाव या उसका बोध जो है वो एक ही होता है। लेकिन इस गजल का प्रत्येक शेर अपनी अलग पृष्ठभूमि रखता है। प्रवर्तमान समय में मानव की जो विपरीत परिस्थिति है, विसंगत जो स्थिति है, या मनुष्य के जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों में डट करके खड़े रहना, लड़ना, ये मनुष्य का अपना स्वभाव है। जीवन में आने वाली मुश्किलों की चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं निराश होना चाहिए? क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है, हर समस्या का एक समाधान होता है, हर प्रश्न का उत्तर होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर ना हो। इसलिए इस गजल से हमें एक ही बोध मिलता है कि अपने जीवन में आने वाली तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति में आशा की एक किरण हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए। आशा, आशा ही जीवन है। अगर हम आशा छोड़ दें, उम्मीद का दामन छोड़ दें, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। गजल की एक एक पंक्ति में, एक एक शेर में, यहाँ कवि ने हमें अपने जीवन में उम्मीद का दामन पकड़े रखने की बात की, और हर दो पंक्तियों में जीवन में आने वाली उन परिस्थितियों को हम लोग समझें। हाँ, प्रतीक अलग है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। समस्या देखो, बाढ़ की संभावनाएं, बाढ़ आने वाली है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और परिस्थिति क्या है? और नदियों के किनारे घर बने। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रख करके देखिए कि आपका घर नदी के किनारे बना हुआ है और आपको बाढ़ आने की संभावना दिखाई दे रही है। आप क्या करें? क्या आप अपना घर छोड़ करके भाग जाएंगे? बाढ़ आएगी तो उतरेगी भी। क्या करेंगे आप? हमें उस बाढ़ से घबराना नहीं है, उस समस्या का समाधान ढूंढना। हम घर छोड़ के नहीं भाग सकते। हाँ, घर की चीज वस्तुओं को हम संभाल के रख सकते हैं ताकि वो नष्ट ना हो जाए। बाढ़ आने की डर से नदी के किनारे घर बनाना कोई छोड़ता है क्या? समुद्र में जब उफान आता है तो कुछ समय के लिए मछुआरे किनारे पर आते हैं, लेकिन फिर समुद्र में जाकर के मछुआरे फिर अपना उद्योग करते हैं। कहने का मतलब कि मुसीबतें आने पर मनुष्य
उस मुसीबत का सामना करके उसका समाधान ढूंढता है, न कि जीवन जीना छोड़ देता। जीवन सुख दुख दोनों आते, सुख आए तो जीवन जियो और दुख आए तो जीवन जीना छोड़ दो, ऐसा किसने कहा? तो यहां बाढ़ और नदी के किनारे घर प्रतीक हैं जीवन में आने वाली उन मुसीबतों का सामना करने के लिए कि हमारा जीवन है, जीवन में मुश्किलें आती हैं, समस्या आती हैं, तो उन मुश्किल और समस्याओं से डर करके हमें जीना नहीं छोड़ना है। जैसे बाढ़ आने के डर के कारण आप नदी के किनारे अपना घर बनाना बंद नहीं करते, जीना नहीं छोड़ते आप, हाँ उसका समाधान ढूंढते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को सुलझाने का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। हम जीवन जीना नहीं छोड़ते, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डर करके हम जिंदा रहना नहीं छोड़ते। तो जीवन में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, उन मुश्किलों का सामना करते हुए अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा शेर देखिए कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ वन, चीड़ एक वृक्ष का नाम है, दरख्त जिसका मतलब होता है पेड़। यहां एक विशेषता बताई गई है कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात ना करो, आंधी आएगी ये पेड़ टूट जाएंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। नाजुक मतलब कमजोर, पेड़ के तने बड़े कमजोर हैं। इस वन में यानी चीड़ वन में अगर आंधी आई तो इसके तने इतने कमजोर हैं कि ये टूट करके गिर जाएंगे। दूसरा अर्थ, चीड़ का जो पेड़ होता है उसमें एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम थिनर कहते हैं, वो अत्यंत ज्वलनशील होता है। तो चीड़ वन में अगर आंधी आई तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये पेड़ गिर जाएंगे क्योंकि उसके तने बहुत नाजुक है। लेकिन दूसरा काम क्या होगा कि चीड़ के पेड़ में से जो तरल पदार्थ निकलता है ज्वलनशील होता है, अगर आंधी आई, पेड़ एक दूसरे से टकराए और चिंगारी उठी तो सारा का सारा जंगल जो है वो जल करके नष्ट हो जाएगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। बात है यहां समाज की, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की। ये चीड़ वन है, चीड़ के पेड़ सीधे होते हैं, समाज का हर एक व्यक्ति सीधा साधा है। अगर यहां जरा भी विसंगति आई, जरा भी परेशानी आई, तो उस परेशानी को सहन करने की सामर्थ्य शक्ति समाज के लोगों में नहीं है। कहते कि मनुष्य, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य जो है वो निर्बल जीव है, छोटे छोटे संकटों के सामने घुटने टेक देता है और छोटे छोटे प्रलोभनों के पीछे दौड़ता है। हमें परेशानियों को झेलने की आदत है ही नहीं, हम सादा और सरल जीवन चाहते हैं। तो कवि यहां कहता है कि सादा और सरल जीवन जीने वाले व्यक्तियों के बीच मुश्किलें, समस्या, प्रश्नों की बात मत करो, समस्याओं की चर्चा मत करो, क्यों? ये डर जाएंगे, उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, डरेंगे। और शायद यही कारण है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज मानसिक रूप से टूटा हुआ, डरा हुआ है। जो प्रवर्तमान परिस्थिति है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरा हुआ है। और उन कठिनाइयों के कारण जब भी मनुष्य अपने चेहरे को आईने में देखता है, प्रसन्न चित्त नहीं पाता कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। दर्पण झूठ ना बोले, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जिस आईने में आप चेहरा देखते हो,
अगर वो आईना टूट गया और टूटे हुए आईने में अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा भी टूटा हुआ नजर आएगा। वास्तव में आपका चेहरा टूटा नहीं है, टूटा आईना है। मनुष्य नहीं टूटा। लेकिन मनुष्य की परिस्थितियां टूटी। कहते कि मनुष्य खराब नहीं होता, लेकिन उसका समय खराब होता है, और जब उसका समय खराब होता है तो वो अपने आप खराब हो जाता है। तो यहां चेहरे नहीं टूटे हैं, जिस तरह से ये आईने टूटे हैं समाज के। समाज मनुष्य का दर्पण है। जिस तरह से समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से समाज में बेईमानी हो रही है, जिस तरह से समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं से व्यक्ति डरा हुआ है, टूटा हुआ है। ये आईने टूटे हैं। जिस आईने में मनुष्य अपना चेहरा देखता है वो आईना टूटा हुआ है। मनुष्य नहीं टूटा हुआ, व्यक्ति नहीं टूटा हुआ, लेकिन उन समस्याओं को देख करके मनुष्य डरता है। जैसे प्रवर्तमान संदर्भ में, प्रवर्तमान परिस्थिति में जिस बीमारी ने हमको घेरा रखा है, वो एक शारीरिक बीमारी न बन करके मानसिक बीमारी बन चुकी है। लोग डर गए हैं उससे। भय से आदमी मर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन समृद्ध है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सामान्य जीवन जीते हैं। समाज के दो रूप। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने। कालीन समझते हैं? फर्श पर बिछाए जाने वाली मखमली चादर, घरों में जो बिछाई जाती। सोचो, बारिश का मौसम है, आपके पैर कीचड़ में सने हुए हैं और कोई आपको अपने घर में बुलाता है, तो आप उसके घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? आपको डर है उसका घर गंदा हो जाए। वो वाली बात है कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, एक मध्यम जीवन व्यतीत करता व्यक्ति, अभावों से ग्रस्त व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अभावों में जीवन व्यतीत कर रहा है, समृद्ध जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को यहाँ कहना चाह रहा है कि तुम्हारे कालीन भी देखने हम आएंगे। अभी नहीं आ सकते क्योंकि हम कालीन देखने लायक नहीं हैं। हमारी परिस्थिति अगर छोटे ढाबे पर बैठ करके खाना खाने की है तो हम 5 स्टार में जाकर के खाना नहीं खा सकते, लेकिन हम इतनी तसल्ली कर सकते कि हाँ, किसी दिन जाएंगे, समृद्ध होकर के आएंगे कभी 5 स्टार में भी। आशा। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति आशान्वित है कि एक दिन उसके पास साइकिल होगी। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आशान्वित है कि एक दिन उसके पास मोटरसाइकिल होगी, और मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति आशान्वित है कि एक दिन उसके पास कार होगी। आशा अमर है। लेकिन केवल आशा करने से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ एक स्वाभिमानी व्यक्ति की बात है कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में धसे हैं, सने हैं, हम अभी नहीं आ सकते। अगर हम आ गए तो आपका कालीन गंदा हो जाएगा। हम जिस दिन कालीन पे चलने लायक हो जाएंगे, उस दिन आएंगे आपके कालीन देखने के लिए। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। इस चीज को समझना, मतलब समझने लायक है कि प्रवर्तमान संदर्भ में हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। किसी भी व्यक्ति को हम अगर ऊंचे पद पर बिठाते हैं तो हम बिठाते हैं, और उसी ऊंचे पद पर बिठाने वाले लोगों के सामने जब हम अपनी समस्या रखने के लिए जाते हैं तो हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। यहाँ आदमी को एक खिलौना कहा गया है। झुनझुना समझते हैं? खड़खड़ियों, बच्चे को खिलाने के लिए जो लेकर के आते हैं, जो बजता है। आज समाज में इंसान की परिस्थिति वही है।
आज के लोकतंत्र में मनुष्य को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, अपनी समस्या रखने का अधिकार नहीं। पता है हमें चुनाव की परिस्थिति, जब हमारे गांव में चुनाव होने वाले होते हैं तो सब हाथ जोड़ करके आते हैं, दादाजी केम छो, काका केम छो, बा केम छो, इलेक्शन खत्म, तमे कौन छो। ये परिस्थिति है। हमें अपनी बात रखने का कहीं अधिकार नहीं, हमारे ऊपर निर्णय थोपे जाते हैं। हमसे पूछा नहीं जाता कि ये निर्णय सही है या गलत है, नहीं, निर्णय थोपे जाते हैं। हमें अपनी बात रखने का अधिकार है ही नहीं। शायद यही कारण है कि आदमी को झुंझुना कहा कभी नहीं, सोए हुए हैं हम। जरूरत है हमें कि कोई हमें आके जगाए कि अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए। कोई आकर के जगाए हमको। अशिक्षा की नींद में, अज्ञानता की नींद में, आलस की नींद में हम लोग सोए हुए, ऊंघे हुए हैं। हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं। इनमें चेतना जगाने की आवश्यकता है। लड़ो जिंदगी से, समस्याओं का समाधान ढूंढो। जिंदगी से डरना नहीं है, जिंदगी से लड़ना है। परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन बड़ी समस्याओं का समाधान भी हमें ही ढूंढना है। गजल की एक एक पंक्ति हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करने की बात करती, भावबोध देती। वैकल्पिक प्रश्नों को आप लोग देख जाइएगा, अंडरलाइन मैंने कर दी हैं, और एक एक वाक्य जो प्रश्न है भावार्थ के बाद जो आपको लिखने हैं आप लोग देखिएगा, और काव्य को पढ़ करके और भी घटनाओं को समझने का प्रयास करना। ये बहुत ही एक प्यारी गज़ल है जिसमें जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की जो बात है वो कवि ने हमारे सामने की।